आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट प्रोविजंस की। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का बुनियादी मतलब राहदारी है, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शामिल हैं। खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और बुनियादी ढांचों के बीच इफेक्टिव इंटीग्रेशन का काम करते हैं, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की उम्मीद रोशन हो रही है। लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट में कितनी मदद मिल रही है और यूनियन बजट 2024-25 में इसके लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, इसी को समझने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंह जी को। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल में चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा जी को। सर, वेलकम करते हैं हम आपका स्टूडियो में। और पहला सवाल मैं प्रोफेसर राम सिंह जी आप ही से जानना चाहती हूं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं और उसमें हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट उससे हो रहा है। तो एक तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है और ये कैसे मदद कर रहा है एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो वक्ती ज़रूरत है। आदाब हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक आज का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या, ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत की अर्थव्यवस्था में जो तीन मूल कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें एक एग्रीकल्चर है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विसेज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का एक वीक पॉइंट रहा है और 2007 से निरंतर भारत सरकार का ये प्रयास रहा है समय समय पर विभिन्न पॉलिसियों के द्वारा। पहली बार इसकी चर्चा 2007 में हुई, उसके बाद में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के नाम से पॉलिसी आई। फिर 2014 से जैसे सरकार बदली उसके बाद में इसमें कई सारे एडिशंस हुए। मुख्य रूप से ये जो योजना है, परियोजना है भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, 2016 से इसका जो आज का हम स्वरूप देख रहे हैं इसको दिया गया। इसमें तीन महत्वपूर्ण जो इसके जो कारक है वो समझने जरूरी है। पहला, कनेक्टिविटी पर जोर, और कनेक्टिविटी में जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके लिए भारत सरकार पिछले काफ़ी समय से, पिछले मैं कहूँगा 11-12 साल से तो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के द्वारा भी हमने पोर्ट की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस, इसके अलावा जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और एक मूलभूत ढांचा तैयार करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ पैरेलल सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ गलियारे जो सरकार ने आइडेंटिफाई किए। जैसे सबसे पहला गलियारा जो है दिल्ली मुंबई गलियारा, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड था एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। इसमें रोड की कनेक्टिविटी मुंबई तक लगभग हम पहुंचने वाले हैं। जैसे यहाँ से अगर हमें ट्रेन से जाना हो जयपुर तो शायद समय ज़्यादा लगता है और कार से जाए तो कम। वैसे बड़ौदा अगर पहुंचना हो तो शायद 7 से 8 घंटे में पहुंच जाए। तो रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा दूर है, मल्टी पावर। और फिर उसके अंदर एक पूरा जैसे होता है क्लस्टर्स बनाए गए हैं। तो एक गलियारे के अंदर कई क्लस्टर्स होंगे। जैसे नीमराना अपने आप में एक जैपनीज क्लस्टर्स है, उसके आगे हम चले जाते हैं पातली, फिर वो एक कोरियन कंपनीज का क्लस्टर, और ऐसे ये क्लस्टर्स की सीमा स्टेट बाई बढ़ती चली जाती है। पर्पज इसका बड़ा साफ है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को भारत में बढ़ावा देना और भारत को जो अमृतकाल का भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्विजन्स किया है 2047 का, जिसमें कि न केवल भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, पर भारतीयों के जीवन यापन में, उनकी आर्थिक तरक्की में भी ये महत्वपूर्ण जो है कंट्रीब्यूटर साबित हो। और इसमें कि एम्प्लॉयमेंट का पक्ष जुड़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसके कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। इसके साथ कंट्री का बैलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और सभी जैसे होता है ना समावेशी विकास की जो अवधारणा है उसको इसमें जो है उसका ताना बाना बुना गया है जी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर हम और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें, जैसे चाइना में एक जोन है शेंजन, लगभग 47,500 हेक्टेयर का, एकड़ का नहीं हेक्टेयर का जोन है, जहाँ पर कि भारतीय कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। मैं अक्सर अफ्रीका के देशों में जाने जाता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पे या कभी फारफ्लंग एरिया में जाता हूँ तो लिखा होता है कि महिंद्रा भूमिपुत्र ट्रैक्टर होता है, लेकिन उसके नीचे बहुत छोटा सा लिखा होता है मेड इन चाइना। तो मुझे दुख होता है। शेंजन के जोन में भारतीय कंपनियों ने जाके अपने प्लांट सेटअप करे हैं, क्योंकि वहाँ स्टील सस्ता है, वहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी है, मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी है, स्केल की इफिशिएंसी है, स्कोप की इफिशिएंसी है, सोफिस्टिकेशन है। अगर चाइना इसको अपना रोल मॉडल बना सकता है, दुबई जिन्होंने कि जैबल अली के नाम से एक फ्री ट्रेड जोन बनाया अपनी तरक्की कर सकता है, सिंगापुर, तो भारत के लिए भी सेम मॉडल यूज किया जा सकता है। और ऐसे सरकार ने इस बजट में महत्वाकांक्षी 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पहचान करी है, मुख्य रूप से दिल्ली मुंबई,
और अमृतसर से लेके कलकत्ता तक, इसी प्रकार से विशाखापत्तनम से लेके चेन्नई तक, फिर चेन्नई से लेके बेंगलोर तक, जिसको कि अभी कोचीन से लेके और आगे कोयम्बतूर तक बढ़ाने की चर्चा। इस प्रकार से 12 कॉरिडोर हैं, दिल्ली से नागपुर, बहुत सारे कॉरिडोर हैं जिस पे हम आगे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सभी कुछ एक जगह शामिल है और सभी नीतियों का समावेश हो रहा है एक ही जगह। डॉक्टर एसपी शर्मा जी, आपसे भी यही समझना चाहती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है एक तरह से जिसको हम कहें कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत अहम भूमिका हो सकती है इन कॉरिडोर्स की। तो क्योंकि हम बात करते हैं पावर कॉरिडोर्स की, तो एक तरीके से हम इसको भी ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली कुछ वैसी ही मंशा सरकार की भी है। और हम कहाँ पर हैं, अगर उनके गठजोड़ की हम बात करें, उनके इफेक्टिव इंटीग्रेशन की बात करें, जिसमें हम इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर एक साथ देखते हैं इसमें। तो जी बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर राम सिंह जी ने बताया कि 3 जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर, तो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा वीकनेस देखते हुए कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोत्साहित करना है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सरकार का जो फोकस है पिछले कुछ वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा बढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में इंक्रीज़ हो, मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वो लोगों को रोज़गार के संसाधन पैदा करवाएं और हमारी जो शाख है जो इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट कर पाएँ और जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी हम अच्छे से फुलफ़िल कर पाएँ। तो सरकार का प्रयास शुरू हुआ रिसेंटली, अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों में, तो मेक इन इंडिया से सरकार ने कदम रखा जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया गया और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की। हमने 142 से रैंक से 63 के ऊपर हम आए कुछ ही वर्षों में। और उसके बाद सरकार ने और रिफॉर्म्स की, जैसे कि गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपने बात की कि कैसे ये सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, जो लगभग 16-17 मिनिस्ट्रीज़ को कनेक्ट करता है गति शक्ति, जिससे कि एक अप्रूवल का सिस्टम है, उनको आपस में जो इंटीग्रेशन की आपने बात की कि कैसे मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेशन करके आगे चीज़ों को गति देते हैं, तो उसके ऊपर सरकार का एक फोकस रहा। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरकार ने घोषित की, जिसमें कि लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर के फंड्स जो थे वो अनाउंस किए गए कि हर एक वर्ग के लिए, खास करके जो रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और दूसरा जो फिजिकल और वर्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस किया गया। तो उसके बाद सरकार ने रिसेंटली, जैसे प्रोफेसर राम सिंह जी ने बताया कि बहुत सारे कॉरिडोर्स जो अनाउंस किए, जो पिछले 10, 12, 15 वर्ष से अनाउंस हो रहे हैं। और रिसेंटली अगर हम और नज़दीक की बात करें तो सरकार ने अभी G20 में ही एक बहुत बड़े कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिससे कि हमारी जो सप्लाई चेन है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, जिससे कि हम और ज़्यादा हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, खास करके यूरोप की, मिडल ईस्ट की और इंडिया की, जिससे कि हम ग्लोबल ट्रेड को और प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि रोजगार के संसाधन भी पैदा होंगे और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उनको और गति मिलेगी। और उसके बाद उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए सरकार ने विद इन इंडिया जो इंटरिम बजट में अनाउंसमेंट किए, जिसमें सरकार ने मिनरल एनर्जी का एक कॉरिडोर अनाउंस किया, जिसमें से जो ये मिनरल एनर्जी एंड सीमेंट कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, और उसके साथ ही पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर अनाउंस किया। फिर हाई ट्रैफिक डेंसिटी का एक जो कॉरिडोर था वो अनाउंस किया। और अभी जो रिसेंट बजट में जो हमारा फुल बजट आया है उसमें सरकार ने 2 और कॉरिडोर अनाउंस किए हैं, जिसमें कि जो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हैं। तो कुल मिला के जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने का है कि हम जो हमारा भारत है विद इन इंडिया, उसके जो बड़े शहर हैं उनको जहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए, जहाँ पे हमारे यातायात को और गति चाहिए, और जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी तो रोज़गार पैदा होगा। और जब रोज़गार पैदा करने के लिए हम उसको एक ऐसा वर्चुअस साइकिल जो क्रिएट करेंगे, उससे डिमांड में गति आएगी, डिमांड के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आते ही जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, और ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा और एम्प्लॉयमेंट के और ज़्यादा संसाधन क्रिएट करेगा। तो जैसे बजट में जो मैं कहूँगा कि खास करके जो इस बार का बजट है उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, बहुत बड़ा फोकस है। और जो उसके 4 जो स्तंभ हैं
बजट के जी। ज्ञान के ऊपर सरकार ने जो फोकस किया, जिसमें कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति जिसमें फोकस किया गया है, जिसमें इन चारों जो स्तंभ हैं इनको एक मेन फोकस एरिया बना के हम विकसित भारत की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं उसको सरकार ने फोकस किया। और उसी के संदर्भ में सरकार ने इस साल जो इस बजट का जो मैं कहूँगा कि थीम जो रखा, उसके थीम में 4 पहलू हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग है, मिडिल क्लास है और एमएसएमईज है। ये चारों पहलू जो है वो एक ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो तभी जाके लोगों की इनकम बढ़ेगी, एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों के पास जो स्पेंडिंग के ज़्यादा सक्षम होंगे। और उसके बाद मिडिल क्लास को फोकस किया गया, खास करके उनके लिए काफ़ी रिफॉर्म्स हैं, जैसे टैक्स में रिफॉर्म्स की गई हैं और एमएसएमईज के लिए काफ़ी घोषणाएं की गई हैं कि एमएसएमई सेक्टर हमारा और ज़्यादा सुदृढ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे जो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। तो कुल मिला के जो फोकस है दैट इज़ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू फैसिलिटेट द मिडिल इनकम लेवल्स एंड टू फैसिलिटेट द एमएसएमईज एंड क्रिएट स्किलिंग इन द कंट्री। जैसे सरकार ने स्किलिंग के लिए ही अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करें तो 1 करोड़ लोगों को स्किलिंग करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है अगले 5 वर्षों में। जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जाके 500 जो टॉप कंपनीज हैं उनमें अपनी इंटर्नशिप करेंगे, जिसको सरकार फैसिलिटेट करेगी। सरकार उनको इंटर्नशिप के लिए जो स्टाइपेंड है वो मुहैया करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत एक तरीके से फोकस है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होना चाहिए। और मैं आपसे प्रोफेसर राम सिंह सर ये भी समझना चाहती हूँ कि इसका पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, और क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं कि किस तरीके से जॉब ओरिएंटेड ये हो सकता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके लिहाज से ही अगर मैं कॉरिडोर्स को लेकर आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि किन बातों को सरकार अपने जहन में लेकर पहले आती है कि इस जगह से या इस एरिया से, इस स्पेसिफिक रीजन से इस कॉरिडोर को बनाया जाए ताकि वहाँ का एक ओवरऑल बेटरमेंट भी हो और प्लस उससे जुड़ा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अच्छे से जनरेट हो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसा कि इसमें ये समझना महत्वपूर्ण है कि और देश जो हमारे कंपटीटर हैं इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में वो क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने दुबई जाता हूं तो सिर्फ मुझे अपना एज ए इन्वेस्टर जाके इन्वेस्टमेंट शो करना है और 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। सरकार ने बिल्कुल वैसे ही समझा, क्योंकि हमारा अब अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है। अगर भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी पूंजी की है और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है, तो हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों के हिसाब से अपनी जो है सिस्टम्स को या जो प्रोसीजर्स को सेट करना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा कि हम अब वेट नहीं करेंगे कि इन्वेस्टर्स आए अपना पैसा लेके फिर वो कोई प्लॉट देखे, फिर उसके बाद वो अप्रूवल ले, फिर 1-1.5 साल बाद उसके सारे अप्रूवल कंप्लीट होंगे, फिर वो एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, फिर वो अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करे। ऐसा नहीं, हम एक रेडीमेड जो कंट्री के बैकवर्ड जोन्स होंगे, जैसे मैंने बताया दिल्ली से लेके, और अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो सरकार ने पहला जोन आइडेंटिफाई किया एज ए रोल मॉडल, जो धोलेरा जो अहमदाबाद के पास है। पर्पज बड़ा साफ था, उसमें 4 चीज़ों का सरकार ने बड़ा ध्यान, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा फाइनेंशियल जो सीमलेस फ्लो ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि पूंजी का विनिर्माण बहुत जरूरी है, और तीसरा जो वहाँ का इंक्लूसिव जो समावेशी विकास हो लोगों का, और इसके साथ राइट इंडस्ट्रीज को चुना जाए जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज है। वो क्या हो सकती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सकती है, ग्रीन इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि आने वाली इंडस्ट्रीज का परिवेश जैसे कि पहले पोल्यूटिंग इंडस्ट्री वैसे नहीं है। नया भारत एक ऐसा भारत होना चाहिए जो विकसित देशों से कम्पीट कर पाए। तो सरकार ने इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक रोल मॉडल सेटअप किया धोलेरा में। वहाँ सरकार का जो टोटल फोकस है कि हम प्लग एंड प्ले मॉडल पे जाएंगे। ये प्लग एंड प्ले मॉडल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा क्या है। हम क्या करेंगे, एक जोन आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, रोड से लेके या उसकी जो कनेक्टिविटी है, वेदर बाय ट्रेन, वेदर बाय रोड, यहाँ की लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर लेबर आएगी तो उसके रहने के लिए डॉर्मेटरीज, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज सिस्टम, अगर कोई फ्लड आ जाए तो फ्लड कंट्रोल सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरीके से पूरा होलिस्टिक जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सरकार की कई योजनाएं हैं, अब डिजिटल इंडिया भी है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप, सरकार सभी योजनाओं को समावेश करके एक ही जगह इंप्लीमेंट करना चाहती है ताकि भारत का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और उसमें प्लग एंड प्ले मॉडल, जब कोई इन्वेस्टर्स आएगा
उसको अब 2 से 3 वर्ष का जो वेट करना पड़ता था, जिससे वो हतोत्साहित होकर कई बार वो छोड़ के चला जाता, नहीं होगा। भारत विश्व का बाजार है, ये दुनिया देख रही है, और अगर इन्वेस्टर्स आता है हम उससे सिर्फ कहेंगे कि आप जोन आइडेंटिफाई करिए। प्लग एंड प्ले का मतलब आपका प्लाट निश्चित है, वहां जाइए और तुरंत अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके और आप बाजार में अपने उत्पादों को या अपनी सर्विसेज को या अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को या अपना जो भी फाइनेंशियल जो आपके जो एंडेवियर्स हैं, आप उनको अमली जामा पहुंचा सकते हैं। जब ये नया जब विनिर्माण होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्वाभाविक रूप से इससे कई लाख रोजगार पैदा होंगे। मैं कहूँगा कई मिलियन रोजगार पैदा होंगे। अगर हम चाइना का एग्जांपल लें, चाइना बिकम ए ग्लोबल फैक्ट्री, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग की, वो कैसे बना? चाइना का लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 3000 बिलियन के आसपास है, और 2500-2600 बिलियन के आसपास, और हमारा लगभग 432 बिलियन है। अगर हमें उस तेजी से बढ़ना है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना है, और हमने सक्सेसफुली करके दिखाया है। जैसे कि तमिलनाडु में हमने एप्पल कंपनी की लगभग 4 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और 5वीं की तैयारी हो रही है। फॉक्सकॉन के चीफ अभी भारत में विजिट किए थे, 5वीं फैक्ट्री की तैयारी। प्यूमा लगभग 1 मिलियन पेयर ऑफ शूज़ हर महीने बनाएगी तमिलनाडु में। तो हमने एक तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ऐसे जो एक इलस्ट्रेटिव या गुजरात में मॉडल्स विकसित किए हैं जहां तैयार होगा। इसके साथ साथ यहाँ हमारे दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ये जो कॉरिडोर बनेंगे तो जहां जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जैसे सेमीकंडक्टर का निर्माण। भारत अपने आप को विश्व पटल पर एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है, या ग्रीन प्रोडक्ट जैसे सोलर सेल का निर्माण। तो भारत ना केवल विकास करेगा इंडस्ट्री 4.0, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये केवल मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं। आज की जो मैन्युफैक्चरिंग वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, दोनों तरीके से, या असेंबली की मैन्युफैक्चरिंग है। ब्रांड कहीं का है, उसका डिजाइन कहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है। एप्पल इसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। भारत हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो फ्यूचरिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद या 15 साल बाद होगी, और विशेष रूप से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में अपना ग्लोबल फुटप्रिंट तैयार करने के लिए ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। मैंने एग्जांपल लिया धुलेरा का, इसी प्रकार से 4 से 5 जो फैक्ट्रीज एप्पल की आई हैं, जिससे लगभग 2 बिलियन का इंडिया का एक्सपोर्ट होता है, 2 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। और इसके साथ साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4 लाख लोगों को इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिले हैं। इसमें एक बात और समझने की है, जैसे भारत किस समय स्पोर्ट्स टॉय का इंपोर्टर होता था, तो जो हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है ग्रेटर नोएडा दादरी में, जहाँ से कि ये इंडस्ट्रियल गलियारा शुरू होता है, अब हम ना केवल स्पोर्ट्स टॉयज के या टॉयज के हम लोग ना केवल सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, बट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो हमारी कमियां थी उनको हमने अवसर के रूप में बदला, और यही हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार के अवसर जो है हमारे रोजगार युवा लोगों के लिए तैयार हो। जी जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ डॉक्टर एसपी शर्मा जी, वो ये है कि क्या ये पीपीपी मॉडल है या इसमें सरकार का से ज़्यादा रहता है? और दूसरा, क्योंकि जब हम कॉरिडोर्स बनाते हैं तो जैसे प्रोफेसर राम सिंह सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट, ऑल्दो आप पीएचडी कॉमर्स से हैं, बट स्टिल मैं एनवायरनमेंट और सोशो इकोनॉमिक जो फाइबर है उसके लिहाज से भी समझना चाहती हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंस है इन कॉरिडोर्स की, और क्या हम वहाँ उन चीज़ों को मैच कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली बिजनेस, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली जॉब, और जो फैक्टर्स हैं उनका हम कितना ख्याल रख पाते हैं इन सब चीज़ों में? देखिए, जिस तरीके से प्रोफेसर राम सिंह जी ने अभी बताया कि भारत एक अभी विश्व के लिए बाजार है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम एक वर्ल्ड की एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, राइट, भारत इस समय पे, जो कि मैं कहूँगा कि जो कॉरिडोर्स हैं ये ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं इंडिया की, जो इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट कर रही हैं। और हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों में जो पोस्ट कोविड ईयर्स हैं, इसमें हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8% से ऊपर है ऑन एन एवरेज। और इसी के मद्देनज़र जो हमारी आगे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जिसमें हम विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 तक, वो बात तय है कि हम जो हमारी ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इन्हीं के मद्देनज़र हम पूरे भारत को कनेक्ट करके अपनी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको और सुदृढ़ करके आगे बढ़ेंगे, और हमारे जो लक्ष्य है विकसित भारत का उसको अचीव करेंगे। और जहाँ तक ये सब पैरामीटर्स हैं जिसकी आपने बात की कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो रेगुलेशंस हैं
वो मैं ये समझता हूँ कि एक रोल मॉडल है हमारे पूरे जो भी हमारी रोड डेवलपमेंट है, हमारी जो रेल रोड पोर्ट डेवलपमेंट है, जो कॉरिडोर्स हैं वो हमारी एक रोल मॉडल्स हैं। उनमें हर एक तरीके से जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे वो पब्लिक फैसिलिटेशन है, चाहे वो रोड्स के ऊपर जो मैं ये कहूँगा कि फैसिलिटेशन के कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, तो हर एक तरीके से सक्षम कॉरिडोर्स जो है ये आपस में बनाए जाते हैं। आपने शायद किसी कॉरिडोर के ऊपर ज़रूर सफ़र किया होगा। आपने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर भी आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो फूड की अवेलेबिलिटी है या फिर आपको फ्यूल की अवेलेबिलिटी चाहिए, हर एक पैरामीटर पे आपको मैं समझता हूँ कि कोई भी एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में आपको हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक मॉडल कॉरिडोर्स हैं जो कि पूरे भारत में हमें बता रही हैं कि इस तरीके से हम अपना जो विकास है, जो विकसित भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कनेक्टिविटी है रोड्स की, खास करके जो हमारी कॉरिडोर्स हैं उनके पास जो आगे जो लोकल कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी सरकार ने बहुत फोकस किया है। अगर आप देखेंगे कि जो कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने की जो बात है, जो एक्सप्रेस हाईवेज़ हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है, जो व्हीकल्स की स्पीड है, उसके साथ जो लोकल कनेक्टिविटी है वो भी बहुत स्ट्रांग है। उसमें भी आपको बहुत कम ऐसे हर्डल्स मिलेंगे जहाँ पे आप जाके उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो लक्ष्य है, जिस तरीके से हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम एड्रेस करना चाहते हैं, तो ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और प्रोफेसर राम सिंह उसमें और ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि पहले हम लगभग कोई 14% ऑफ जीडीपी में जो रहता था हमारा जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स रहता था, जो अब कम हो के जो लेटेस्ट जो अनुमान है उसके अनुसार हम लगभग कोई 9-10% के ऊपर आ गए हैं और हमने इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो कुल मिला के जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी फोकस है, जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारी रिफॉर्म्स हैं, जो हमने मेक इन इंडिया से शुरू की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से होते होते हम आगे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े और उसके बाद हमने अभी जो लक्ष्य रखे PLI स्कीम दी और हमने लक्ष्य रखा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो बढ़ना चाहिए और काफ़ी अनुमान है कि हम 25% तक कुछ ही वर्षों में पहुंच जाएंगे विद मोर एंड मोर रिफॉर्म्स एट द ग्रास रूट लेवल। तो वो सत्य है कि हम इन सब चीज़ों को बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे। प्रोफेसर राम सिंह जी, आपसे अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे हम जो कॉरिडोर्स बना रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होगी और जिन 3 सेक्टर्स का आपने जिक्र किया उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक मेजर फैक्टर और सेक्टर है और उसके ऊपर सरकार का भी बड़ा जोर है। तो क्या हम इस लिहाज से भी इसको समझें कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, और क्योंकि फिर क्वालिटी और बाकी बहुत सारी चीज़ों की बात है, उसके लिए भी शायद नीड ऑफ आर थी कि इस तरह के कॉरिडोर्स बने और ना सिर्फ हम मैन्युफैक्चर करें बल्कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस स्टैंडर्ड का हो कि हम अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा कर पाएँ और जो हमारी जो डिपेंडेंसी है कुछ चीज़ों को लेकर उसको ना सिर्फ हम मिनिमाइज़ कर पाएँ बल्कि एक्सपोर्ट के लिहाज से हम अगर सोच रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है शायद। हाँ जी, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा और सर ने बिल्कुल सही जैसा बताया पहले कि हम देश के अंदर भी कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं और इंटरनेशनल कॉरिडोर के साथ भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। पर्पज बड़ा साफ है। किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन 3 है, लेकिन उसमें कैटलाइजिंग जो ग्रोथ इंजन है वो एक्सपोर्ट है। अब अगर एग्रीकल्चर का ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा या सर्विसेज का, तो इसका एक कैटलाइजिंग इफेक्ट आएगा। केवल जीडीपी के 3 ही कारक नहीं है, चौथा कारक एक्सपोर्ट है। और भारत सरकार का निरंतर देखिए 2 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा है 2030 तक कि हम इतना एक्सपोर्ट अचीव करेंगे और सरकार ने उसके लिए सेगमेंट बनाए हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ इसको रखना चाहूँगा। सरकार ने कुछ, जैसे वी हैव एमर्ज एज ए फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, इसी प्रकार से सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, अभी हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग $300 बिलियन की है, सरकार ने कहा 2025-26 तक हम इसको 500 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। और इसमें जो विशेष रूप से जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी नए PLI इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, सरकार ने 14 सेक्टर आइडेंटिफाई किए जहां पर कि हम स्केल डेवलप करना चाहते हैं, स्कोप डेवलप करना चाहते हैं, सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, सोफिस्टिकेशन डेवलप करना चाहते हैं।
और इन सब चीज़ों से हम इतना बड़ा स्केल अचीव करना चाहते हैं कि हम केवल भारत को ही केटर ना करें, बल्कि भारतीय जो 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 वस्तुएं बनेंगी या जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगी वो इंटरनेशनल बाजार में जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चर्ड में हो। और मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा ज़्यादा जोर है। विशेष रूप से मैं यहाँ कहूँगा सरकार ने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है। उसमें बड़ी सपोर्टिव सरकार ने और बड़ी फैसिलिटेटिव योजनाएं भारत सरकार लेके आ रही है साथ साथ हर सेक्टर पे, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। और इसको हम साथ में जोड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर से, जैसा कि सर ने बड़ा पहले बताया आईमैक कॉरिडोर के बारे में। हालांकि अभी उसमें चैलेंजेज हैं, क्योंकि हाइफा जो पोर्ट है इजराइल का, उसके ऊपर अभी हमले हो रहे हैं। अभी उस कॉरिडोर को हम अभी अमली जामा तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जिस दिन ये कॉरिडोर बनेगा वहां पर भी भारत 4 बहुत बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने जा रहा है, जिसमें एक हाइड्रोजन हब होगी अंतर्राष्ट्रीय, जो आज से 30 साल का बाद का फ्यूल होगा, उसकी आज से हमें जो है नींव रखनी पड़ेगी, और वो हाइड्रोजन होगा आज से 30 साल बाद। अभी सेफ नहीं है, उस पर कार्य चल रहा है। आज से उसके लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाला जा रहा है। तो नॉलेज इकोनॉमी, जब हम नॉलेज इकोनॉमी कह रहे हैं तो स्पेस इकोनॉमी, आज लकली हमारा भारत का नेशनल स्पेस डे भी है। भारत सरकार ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में ऐसे स्पेसिफिक जोन बनाना चाहती है जहां पर कि भारत के स्टार्टअप जो स्पेस इकोनॉमी में, और $44 बिलियन का भारत सरकार ने, और ये इकोनॉमी कुछ छोटी नहीं है। 2035 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.8 ट्रिलियन, लगभग 1800 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी होगी। आज हमारा कोई साइज उसमें 7 या 8 बिलियन के आसपास है। आज हम नेट इंपोर्टर ऑफ स्पेस सर्विसेज से, हमारी कैपेसिटी कंपिटेंस इतनी ज़्यादा है कि हम पूरे विश्व को, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस खाली हुआ है, तो हमारी सरकार, हमारे नीति निर्धाता, हमारे जो युवा वर्ग की नई पीढ़ी के जो विकास के अवसर जो तैयार किए जा सकते हैं अमृत काल के लिए 2047 का, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इन्विजन किया है, उसके लिए सभी सेक्टरों का चुनाव किया गया है। मैंने कुछ आपको सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल दिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के दिए। इसके साथ साथ सरकार का थ्रस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, भारत आज 40% ऑफ द वर्ल्ड अगर राइस का एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भारत से जा रहा है। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हालांकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं पल्सेस के, लेकिन हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। तो हम केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तक लिमिटेड या एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। हम भारत को ग्लोबल सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, जब हम ट्रेडिंग कहते हैं तो हम सस्ता माल खरीदेंगे, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इंटरनेशनल माइंस एक्वायर कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं। हमारे जल्दी में समझौते हुए हैं अर्जेंटीना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और कांगो के साथ। कांगो से हम कोबाल्ट खरीदेंगे, जिससे कि भारत में पूरा जो लिथियम बैटरी का इकोसिस्टम एक डेवलप किया जाएगा। ये आने वाली, ये फ्यूचर की है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज है। ये इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, क्लाइमेट चेंज से हम लोग डरेंगे, और इंक्लूसिव और समावेशी विकास होगा। जब क्लाइमेट चेंज आती है तो सबसे ज़्यादा बॉटम ऑफ पिरामिड पे उसका, तो गरीबों के लिए कैसे चुनौतियों को कम किया जाए, उस पर सरकार का काम है। इसके साथ साथ सरकार इन जो हमारी जो जिसको कहते हैं हम सी बेड इकोनॉमी, हम अपना इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन बढ़ाने जा रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ अभी हमने एक एप्लीकेशन किया। हम अपना केवल कॉरिडोर यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहते, एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उभरता हुआ भारत, जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 2027 में, उसके बाद हमारे सामने अवसर भी बहुत सारे होंगे, चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी। ये हमारा दृढ़ निश्चय होगा और ये हमारा डिटर्मिनेशन होगा कि हम उन चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलते हैं। उसी धारा में ये प्रधानमंत्री द्वारा, हमारी सरकार द्वारा और भारत के नीति निर्धाताओं द्वारा लिया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसकी भरपूर प्रशंसा होनी चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आपसे मैं अब जो डॉक्टर साहब जानना चाहती हूँ एसपी शर्मा जी, वो ये कि एक तो हम डाइवर्स नेशन है, और कॉरिडोर हमारा जो दिल्ली मुंबई भी अगर हम बात कर लें जैसे, तो यहाँ से और जब वहाँ तक हम जाते हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। रीजन स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद वहाँ पर हो सकती हैं। एक आपने जिक्र किया कि जो स्किल है उसको भी साथ के साथ एनहांस करने की कोशिश है, ताकि उसका हम एक तरह से इस्तेमाल बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, ऑल्दो इट इज़ बेसिक, लेकिन जब सरकार कोई विजन लेकर आती है, जैसे इन कॉरिडोर्स को लेकर अगर आई है, तो एरिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रहती हैं, या वहाँ की यूएसपी क्या हो सकती है वो होता है, और जो स्किल और उन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जा रहा है? और हमारे व्यूवर्स जहाँ जहाँ के भी वो हैं, और अगर इन कॉरिडोर्स के आसपास में वो हैं, तो वो क्या टेक अवेज ले सकते हैं? ये केस में जो मेजर थ्रस्ट होता है वो खास करके जो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। खासकर अभी आपने देखा होगा जो
ऐसे शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आगे एक्सपोर्ट में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए इन कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे कि एक चौतरफा विकास हो। जब वो कॉरिडोर्स कनेक्ट होंगी तो उनके साथ जो दूसरे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो पूरा भारत जो है कनेक्ट हो जाता है। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम विश्व के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इसके पीछे एक मेजर जो पैरामीटर रहता है कि हम पहले उन चीज़ों को फोकस करें, बाद में फिर आपने देखा कि वो एक ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट होता है, जिससे कि आपने एक चीज़ डेवलप की, उसका जो आगे इम्पैक्ट है वो ग्राउंड तक जा रहा है, आगे की आगे रोड कनेक्टिविटी होना, फिर उसके साथ वो रोड का मिलना, तो पूरा भारत उस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। और जैसे एक बहुत बड़ी जो बात की है प्रोफेसर साहब ने कि एग्रीकल्चर के ऊपर खास फोकस, जो अभी हमने देखा कि मैं दर्शकों के नोटिस में लेके आना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अभी बहुत ही रेजिलियंट है इस टाइम पे। हमने देखा कि पिछले 2017, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 तक हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 3% से ज़्यादा था, जो पहले इतना कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट कभी नहीं रहा, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत गति आई है, बहुत रेजिलियंट हुआ है और हमारा एक्सपोर्ट उसमें बहुत इंक्रीज हुआ। $30 बिलियन से हम 19-20 में, 21-22 में हम $40 बिलियन हुए, फिर हम $50 बिलियन हुए। लेकिन अभी भी हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम इसको आगे बढ़ा के $100 बिलियन और $200 बिलियन तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जो एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग का जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग 1300-1400 बिलियन डॉलर है, जिसमें अभी हम 50 मैं चाहती हूँ कि बिलियन क्लैरिफाई कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि एक मैसेज ये भी कहा जाता है कि अर्बन और रूरल का इससे गैप आ जाएगा, क्योंकि हाईवेज तो निकल जाते हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बन जाते हैं, लेकिन उस गांव को क्या मिलता है जिसकी ज़मीन पर से वो कॉरिडोर जा रहा है। तो ये जो एक जैसा डाउट जैसा अगर किन्हीं को है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू वो भी क्लियर हो जाए कि आपका भी उसमें बेनिफिट है, कैसे है वो सर बता देंगे। देखिए, उसमें जो जमीन जहाँ से जा रहा है वो जमीन फ्री में तो सरकार नहीं लेती है, right. उसका दाम एक वाजिब रेट पे उनको चुकाना पड़ता exactly. है। और दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जो उनके आसपास जो गांव हैं, जो भी कस्बे हैं, उनके लिए जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, क्योंकि जब भी कोई हाईवे बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, मार्केट्स बनती हैं, वहाँ पे हर एक प्रकार की वहाँ पे फैसिलिटी होती है, चाहे जैसे फ्यूलिंग की बात हो या फूड की बात हो या फिर हॉस्पिटल्स की बात हो, हर एक चीज़ की डेवलपमेंट होती है। तो उसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्रिएट होती हैं और वो हुई हैं, और जिससे कि लोगों को बहुत रोजगार मिला है, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो उसमें एब्जॉर्ब होती है। तो एक तथ्य है कि जब हमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारे ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं जो कि भारत की ग्रोथ को गति दे रही हैं और भारत का जो विश्व में सम्मान है उसको इंक्रीज कर रही हैं, और जो ओवरऑल जो ग्रास रूट लेवल की प्रॉस्पेरिटी है उसको एनहेंस कर रही है। तो ये जो लक्ष्य है ये हम इन कॉरिडोर के जरिए अचीव कर रहे हैं। तो इनका पर्पस खाली जो है इंडस्ट्री को बेनिफिट करना नहीं है, इनका पर्पस भारत को विकसित करना है, ओवरऑल ग्रोथ को लेकर इनका पर्पस है। लेकिन फिर भी कुछ तो चैलेंजेस हैं, जैसा मैंने अभी प्रोफेसर राम सिंह सर कहा कि रूरल और अर्बन का एक जो गैप है, क्या वो वाकई में गैप भी है या वहाँ पर ब्रिज है, लेकिन अभी शायद उस तरह की अवेयरनेस की कमी है, और क्योंकि अभी शायद हम थोड़ा सा अर्ली स्टेज में हैं, जो मेक इन इंडिया वाली बात है वो हम मेकिंग में है एक तरीके से, शायद अभी उस तरह से एक मैसेज क्लियर ना हो रहा हो, क्योंकि देख रहे हैं हम कि हमारे सामने डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो हमारे किस तरीके से काम आएगा, हमारा उसमें कोई से भी है या नहीं है, वो शायद अभी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से क्या बताएंगे आप? मैं अपने दर्शकों को विशेष रूप से जो हमारे श्रोतागण हैं, दूर दराज के गांव में रहने वाले सभी लोगों से विशेष विनती के रूप में कहना चाहूँगा कि आज से हजारों साल पहले जो विश्व की इकोनॉमी थी वो चलती थी मसल पावर पर। मैंने एक नॉवल पढ़ा 1993 में, उसका नाम था 3M, और उसने मुझे लाइफ में बड़ा चेंज किया, और मैं दर्शकों को कहूँगा मेरी बात ध्यान से सुने। वो थी मसल पावर। बहुत बड़े बड़े लोग आते थे और वो अपने जो किसी भी कंट्री को लूट के ले जाते थे, कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देते थे। मसल, जिसके पास तलवार होगी, ताकत होगी, राज करेगा। फिर बीच में आई ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उन्होंने यूज किया मनी पावर, पैसे के दम पर उन्होंने अपनी पूरी विश्व में धाक बनाई।
दर्शकों विशेष रूप से मेरी बात से सुनना, आने वाली इकोनॉमी जो होगी वो होगी माइंड पावर। अगर हम अपने आप को नॉलेजेबल नहीं बनाते हैं, क्योंकि आने वाला जो भी समय है वो ना तो मसल पावर का है और ना मनी पावर का है। अगर किसी के पास पैसा है भी, वो पैसा भी किसी काम का नहीं होगा अगर वो बुद्धिमत्ता से उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करके या उसको ग्रो करना या मल्टीप्लाई करना नहीं जानता है। दर्शकों को ये बात, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजेगी, सरकार का लक्ष्य बहुत ही क्लियर है, भारत का समावेशी विकास। पर साथ साथ ये हमारे जो यंग जनरेशन है उनको भी समझना होगा कि उन्हें अपनी माइंड नॉलेज को, वोकेशनल ट्रेनिंग को, स्किल सेट को डेवलप करना होगा। और सरकार इसमें बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभा रही है। भारत में अब केवल ये लिमिटेड स्किल ही नहीं, भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और इनोवेशन इकोनॉमी पर, नॉलेज इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलाउ कर दिए गए हैं और डेडिकेटेड जोन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बनाए जा रहे हैं, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजुकेशन दी जा रही है, स्किल्स दिए जा रहे हैं और किस प्रकार की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टेक्निकल नो हाउ। और भारत सरकार ने निश्चित किया है कि जैसे चाइना 2.65% अपनी जीडीपी का अपने R&D पे खर्च करता है, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी का साइज छोटा है, हम भी निरंतर इसको बढ़ाएंगे और हम इसको 1% पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी हम लगभग 0.6-0.7% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। तो भारत अपने आप को एक इनोवेशन इकोनॉमी के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। यहाँ पर मैं कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा और दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, हर कल्चर का अपना कुछ स्किल सेट होता है जी। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मैं बंगाल जाता हूँ तो जितना अच्छा सुनार बंगाल का सोने का कार्य करने वाला, वह इतना अच्छा सुनार मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। तो सरकार को चाहिए कि वहाँ पर ऐसे चीज़ें डेवलप करे, जैसे कि मणिकंचन जो वहाँ पर कलकत्ता में एक है, वहाँ से इतना ऐतिहासिक एक्सपोर्ट होता है सोने चांदी का, और जो वहाँ पर कारीगर काम करते हैं उनके बनाए हुए डिजाइन, उनकी वैरायटी, उनकी गहनता, उसका एस्थेटिक और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो नमूना देखते हैं कस्टमर, तो सम्मोहित हो जाते हैं। ज्वेलरी जितनी वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा बिकेगी। तो जैसे हम बंगाल में वहाँ के स्किल सेट को यूज कर सकते हैं, इसी प्रकार से मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब में मैंने देखा नेचुरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंजीनियरिंग, केवल एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, जैसे कि भारत में कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर का इनोवेशन हो, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, चाहे किसी पार्ट्स का हो, चाहे कंपोनेंट का हो, यहाँ तक कि साइकिल का, रूरल इकोनॉमी का कोई भी पार्ट हो, तो सरकार को इस स्किल को थोड़ा और स्किल अप करना चाहिए। इसको ऑटो कंपोनेंट की, क्योंकि किसी के टैलेंट को धार देना बहुत जरूरी है, इसको ऑटो कंपोनेंट की तरफ मोड़ देना चाहिए। हम हरियाणा के लोग हैं, अब हरियाणा एक फूड प्रोसेसिंग का बहुत बेहतरीन नमूना है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जब हम ये कॉरिडोर बना रहे हैं, ये नीति, और हम इस योजना में सरकार को इनपुट देने में शामिल हैं। शर्मा जी तो निरंतर सरकार को इस बारे में अपना फीडबैक एज ए इंडस्ट्री देते रहते हैं, लेकिन हमें भी सरकार, और हम सरकार को निरंतर ये फीडबैक दे रहे हैं कि जनता जनार्दन का समावेशी विकास तभी उसका पथ प्रशस्त होगा जब हम उनकी भावनाओं को, जन भावनाओं को अपने साथ शामिल करेंगे। जी हाँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा चैलेंजेस की बात कर रहे हैं डॉक्टर एसपी शर्मा जी, और आप क्योंकि सजेशंस भी देते हैं, और लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि शायद हमने एक तरीके से उन चैलेंजेस पर काफ़ी हद तक पार पा लिया है, और अब हम ये कह सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको कंक्लूड करना चाहें, जितनी हमने अभी बातचीत की है इन कॉरिडोर्स को लेकर, सो हाउ विल यू कंक्लूड इट? चैलेंजेस कभी ख़त्म तो नहीं होते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि चैलेंज जितने भी प्रयास करके हम उनको फुलफ़िल करते हैं, बाद में और नए चैलेंजेस आ जाते हैं। अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे सरकार ने सिंगल विंडो अप्रूवल्स की एक घोषणा की कुछ वर्ष पहले, जिससे कि बहुत फ़ायदा हुआ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुई है, और सरकार कॉस्ट कम करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, जैसे कि लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आई। और आने वाले टाइम में जो प्रयास है वो खास करके जो फंडिंग के अवेलेबिलिटी है, जो कॉरपोरेट के लिए, जो भी हमारे MSMEs हैं उनके लिए फंडिंग की ज़रूरत है, फाइनेंसेस की ज़रूरत है, उसके ऊपर और फोकस करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी होगी, जब क्रेडिट मुहैया होगा, तो और ज़्यादा जो उनकी पार्टिसिपेशन है ग्रोथ में और ज़्यादा सुदृढ़ होगी, और
और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, जो हम ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं कि 142 से इम्प्रूव करके हम 63 पे आए, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तो अभी रैंकिंग नहीं आती है। फिर भी अभी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो फैक्ट्रीज तक पहुंचने की और ज़रूरत है कि फैक्ट्रीज प्रमाइसेस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिससे कि इंस्पेक्टर राज जो है बिल्कुल ख़त्म हो, और ख़ास करके जो ग्रास रूट लेवल पे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो अच्छे से फील होना चाहिए फैक्ट्रीज में वो, और ज़्यादा जो संसाधन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ और इंक्रीज़ हों। लेकिन जितने भी प्रयास हैं बहुत ही सराहनीय हैं। आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, और हम जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक हम ज़रूर उसको अचीव कर पाएंगे। जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है वो हम कुछ ही वर्षों में बनने जा रहे हैं, और 2030 तक हमारा जो इकोनॉमिक साइज़ है वो $60 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो मैं ये एक ही सेंटेंस में ये बताना चाहूँगा कि भारत इस समय विश्व के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमारा जो ग्रोथ है वो सराहनीय है। वी आर एग्जाम्पल फॉर मैनी कंट्रीज, और वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज, जिसमें कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि डिस्पाइट चैलेंजेस जो हमने अभी कोविड के बाद चैलेंज देखे, जो हमने हेडविंड्स देखे, जो हमने रशिया यूक्रेन में वॉर देखी, और जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हर रोज और डीपन हो रही हैं, डिस्पाइट दोज डेवलपमेंट्स वी आर ग्रोइंग इन अ ग्रेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विद द सपोर्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड अ ग्रेट हैंड होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट। सो दैट इज द ग्रेट ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया which is intact, and we will achieve our objective in the coming years. And soon we'll be a developed nation, although it's not so soon. ये 2047 का एक तरीके से टारगेट है, लेकिन ब्रीफ में एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं प्रोफेसर राम सिंह सर आपसे भी लेना चाहती हूँ। हाँ जी, देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी चुनौतियां हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी भी हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हाई है। चाइना में लगभग 4 से 5% है, हम लोग 8 से 9% अगर मिनिमम अगर मैं कैलकुलेट करके चलूँ, नंबर 1। तो जैसे अब इसके लिए भी हम योजना लेके आए गिफ्ट सिटी, तो हमने एक धोलेरा के लिए गिफ्ट सिटी, ऐसे और भी हमें अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को टैप करना पड़ेगा। तो चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। सर ने शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें चुनौतियां हैं। R&D पे को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और ज़्यादा स्केल अप करना। अब अगर मैं कुछ आंकड़ों से कहूँ कि चुनौतियां कितनी हैं, भारत आज भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 नंबर पे है, चाइना 14 नंबर पे है। भारत $111 बिलियन की नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन लेके आया है, चाइना 8 ट्रिलियन की लेके आया है। तो जो हमारे कंपटीटर हैं उन, अगर कहते ना ऐसे एक कोट है, मैं उसी से दर्शकों को वाइंड अप करना चाहूँगा, इफ़ आई नो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ माई एनिमी। अगर मैं अपनी शक्तियाँ, अपना बल, अपना सामर्थ्य और अपनी कमजोरियों को समझता हूँ, और अपने दुश्मन की सामर्थ्य और कमजोरियों को समझता हूँ, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, एवरी बैटल आई विल फॉट आई विल विन। तो हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पर अपने कार्ड खेलने हैं, और किस प्रकार से कौन से सेगमेंट में, कौन से सेक्टर्स में कम पूंजी से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, ताकि अब हमारी चुनौती भारत के अंदर भी है और भारत के बाहर भी है। तो दोनों, एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। विशेष रूप से हमें, मैं कहूँगा सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बढ़ावा देते रहें। स्मार्ट सिटी बहुत जरूरी है भारत के लिए। इंडस्ट्री 4.0 जिसमें कि ऑटोमेशन, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा भारत के लिए। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना जरूरी है, और इसके लिए नंबर 1 PLI इंसेंटिव को बढ़ावा देना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तीनों को समावेश करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैथिली शरण गुप्ता ने बहुत करा है कि निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो हमें अपने मन को निराश नहीं करना और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, और सफलता हमारे कदम चूमेगी। बिल्कुल, इसी अच्छे से नोट के साथ हम भी अपने शो को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि फ़िलहाल आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। प्रोफेसर राम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर SP शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपने व्यूज़ रखने के लिए। तो हमारे आज के इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। Got it.